देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने दो बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी जिस बात की आशंका जता रही थी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आने लगा है। बताएंगे कैसे सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी जो पीछे हट रही थी इसके पीछे बड़ा कारण बताया जाता है कि अमित शाह के इशारे पर चल रहा है पूरा ड्रामा। और इसके बाद अचानक से सोनम वांगचुक को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों जिससे कांग्रेस पार्टी का शक एकदम सही हुआ है। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों क्या है पूरा मामला। और चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दोस्तों। इससे बेखबर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके का आंदोलन देश के अंदर लगातार जारी रखा हुआ है। अब मोमबत्ती नहीं मशाल लेकर निकले हैं मैदान में दोस्तों। के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर पत्रकार रवीश कुमार भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए दोस्तों। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के दबाव में होगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर 13 मई से इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में नीट पेपर लीक के मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रधान के इस्तीफे की मांग और जेपीसी की जांच की मांग की जा रही है दोस्तों। 21 मई 2026 को कांग्रेस पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को वापस से दोहराया। 24 मई को राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि प्रधान इस्तीफा दे, पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम बने, तब जाकर हम लोग अपना आंदोलन रोकेंगे। जून के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने देश भर के अंदर 40 दिवसीय अभियान चलाया दोस्तों जो छात्रों की गूंज के नाम से जाना गया। और 30 जून से इसकी शुरुआत हो गई है। प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा सुधार में फोकस को लेकर जोरदार तरीके का आंदोलन जारी है। और 9 अगस्त को दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से किया गया दोस्तों। ऐसे में भाजपा पर जोरदार तरीके का दबाव था दोस्तों। लेकिन इस बीच अचानक से सोनम वांगचुक आते हैं और जंतर मंतर पर उनका अनशन शुरू हो जाता है दोस्तों। ऐसे में देश के अंदर पहले से ही चल रहे जोरदार आंदोलन की जगह एक नया मोर्चा जंतर मंतर पर खोल दिया जाता है दोस्तों जिसमें 15 दिनों तक तो कोई पूछ भी नहीं रहा था कि क्या चल रहा है। लेकिन अचानक से 5 दिनों के अंदर हलचलें मच जाती है दोस्तों। इसके बाद सोनम वांगचुक को जोरदार तरीके का समर्थन मिलता है जो मिलना भी चाहिए। लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन का समर्थन क्यों नहीं कर रही है, सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात की शंका थी कि पूरे देश भर के अंदर जब कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मोर्चा खोल रही है और दबाव बीजेपी पर बन रहा है तो फिर नया मोर्चा खोलने की क्या जरूरत है दोस्तों। और इसके बाद जो शक होता कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल उसी दिशा में मामला पहुंचा है। अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि पहले अचानक से सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है दोस्तों, यानी उनको जंतर मंतर से उठा लिया जाता है संसद के सत्र शुरू होने से पहले, यानी आज संसद का सत्र शुरू होने वाला है और 2 दिन पहले उठा लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं सोनम वांगचुक, यानी पहुंचा दिया जाता है जबरदस्ती करके। उसके बाद उनकी पत्नी यानी सोनम वांगचुक की धर्म पत्नी कहती है कि अगर राजनीतिक दल का कोई नेता अस्पताल में आकर सोनम वांगचुक से मुलाकात करता है और भरोसा देता है कि संसद के अंदर शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा तो सोनम वांगचुक अपने भूख हड़ताल को खत्म कर देंगे दोस्तों। यानी जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो अनशन चल रहा था उसे लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी दावा कर रही है कि वो अनशन अब नहीं है, यानी जो असली मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का वो असली मुद्दा नहीं है बल्कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आकर मुलाकात कर ले सोनम वांगचुक से तो सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे। कहने का मतलब दोस्तों अचानक से जो डिमांड थी उसके अंदर बदलाव कर दिया गया दोस्तों। कुछ सवाल ये है कि क्या जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ही अनशन किया जाता तो उसके बाद फिर ये मांग अचानक से बदल कैसे दी गई और क्या ये माना जाए कि इस्तीफे की मांग अब खत्म हो गई है। क्या 20 जुलाई को संसद मार्च यानी आज जो संसद मार्च होने वाला है वो मंत्री के इस्तीफे के मांग के साथ नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इतने लंबे अनशन सिर्फ नेताओं से मिलने और संसद में चर्चा के आश्वासन के लिए हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों सोनम वांगचुक इस्तीफे की मांग कर रहे थे मंत्री की और ये बात एकदम सही है। लेकिन अचानक से ये पलटी मार देना और कहना कि केवल राजनीतिक नेता से मुलाकात कर लेंगे तो अनशन तोड़ देंगे, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जिस बात की शंका थी, शक था कि ये जानबूझकर कांग्रेस युवा मोर्चा के आंदोलन को दूसरी ओर विभाजित करके एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे संसद के मॉनसून सत्र से पहले अचानक निपटा दिया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में जैसे ये खबर सामने आती है दोस्तों इस पर कई सारे लोग भड़क जाते हैं जिसमें एक नाम रवीश कुमार का भी है। रवीश कुमार कहते हैं कि ये सरकार की बड़ी जीत है। अस्पताल में सोनम से पॉलिटिकल लीडर के मिलने की बात और संसद के सत्र में चर्चा की बात, जंतर मंतर के आंदोलन के स्टैंड में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोनम वांगचुक ने मंत्री के इस्तीफे की मांग को छोड़ दिया है। क्या उनका अकेले का ये फैसला है या आंदोलन का फैसला है। जब आंदोलन चल रहा था सबने मिलकर फैसला लिया था, ऐसे में क्या अकेले सोनम वांगचुक अपने फैसले को बदल सकते हैं। रवीश कुमार आगे कहते हैं कि क्या उनके अकेले का फैसला है या आंदोलन का फैसला है। अस्पताल में राजनेताओं से मिलने की बात से सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मुलाकात की तस्वीरें जल्द
आती होगी। थोड़े से देर पहले अपील की जा रही थी कि सोमवार यानी आज मार्च निकाला जाएगा और मार्च में आना है। संसद के मार्च का क्या हुआ, किस दिन होगा आंदोलन का व्यवस्थापक स्पष्ट करे और क्या सरकार अपने मंत्रियों को अस्पताल में मिलने के लिए भेजेगी। सूत्रों के हवाले से खबर देने वाले बता सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों रवीश कुमार भी इस बात को लेकर नाराज है कि अचानक से जो मेन मुद्दा था उसे कैसे गायब कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये सारा किस प्लानिंग के हिसाब से किया गया है। कुल मिलाकर संसद के मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी सरकार पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल किया गया। अब सबको समझ में आ गया होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस मामले पर कैसे बचकर चल रही थी और क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसे आंदोलन को समर्थन कर रही थी। दोस्तों आप लोग की इस पूरे मामले पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के भीतर संघर्ष को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा बयान सामने आता है। दोस्तों ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता और अभी जो सबसे बड़े नेता हैं वो है कल्याण बनर्जी। दोस्तों उनकी टिप्पणी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक खलबली मचाई है। दोस्तों और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से यह सार्वजनिक रूप से सुनना चाहता हूं कि पार्टी छोड़ने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। अगर उन्हें वापस लिया जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं उन्हें कभी भी वापस नहीं लिया जाना चाहिए। वे जहां भी हैं वहीं पर स्वतंत्र रहे, वहीं पर रहे। उनको पार्टी में वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बयान कल्याण बनर्जी का इसलिए आया है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने एक दिन पहले कहा था कि सारे जितने बागी नेता हैं वे सारे टीएमसी में वापस लौट जाएं। उनके वापस लौटते ही 24 घंटे के अंदर मैं अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दूंगा, मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। अगर मुझसे दिक्कत है तो वो वापस लौटे, मैं सबके समान में इस्तीफा दे दूंगा। यानी सभी लोगों को वापस आने के लिए बोला गया और ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने के लिए बोला गया। और कहीं ना कहीं कल्याण बनर्जी को शायद अभिषेक बनर्जी की यह बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को स्पष्ट तौर पर बोलना चाहिए कि जितने भी बागी लोग हैं, जितने लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, इनको कभी वापस नहीं आने दिया जाएगा। दोस्तों हालांकि उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन बात उनकी लगभग उसी तरीके की थी जिस पर कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर ये जो दो बड़े शीर्ष नेता हैं, अब ये लोग भी कहीं ना कहीं आपस में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीट पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा जो प्रदर्शन कर रहा है, दोस्तों उसकी तस्वीरें भी गोदी मीडिया के अंदर नहीं चल रही, लेकिन सोशल मीडिया पर हर दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी पूर्णिया के अंदर हाथ में मशाल लेकर कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता एक बड़े रैली के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों यानी पूरी तरीके से मजबूती के साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के गाड़ी को भी कई बार घेरा गया है, काले झंडे तक दिखाए गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा जो कर रहा है उसका 1% भी वे लोग नहीं कर रहे जो लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आम जनता को यह तय करना पड़ेगा कि कौन उनके लिए लड़ रहा है और कौन अमित शाह के इशारे पर, अमित शाह के समर्थन के लिए, बीजेपी के समर्थन के लिए नाटक करने के लिए केवल लड़ाई लड़ रहा है। तो ये दो अलग अलग तरीके की बातें हैं दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं असली विरोध तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, मशाल यात्रा निकाल रहे कार्यकर्ताओं का है, जो जनता के बारे में और खासकर दोस्तों जो बचे हैं उनके बारे में चिंता करते हैं, और इसीलिए इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग घर घर जाकर उन बच्चों, उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों, जो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में प्रभावित रहे हैं। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री मोहन यादव जमीन से जुड़े अनियमितता के मामले को लेकर कई तरीके के सवालों के घेरे में है दोस्तों। इन सारे मामलों से ध्यान भटकाने के लिए वो एक नया कार्ड खेलने जा रहे हैं। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दोस्तों रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसहमति से मंजूरी दे दी गई है। अब इसे विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा। यानी बीजेपी की सरकार पहले उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लेकर आती है, उसके बाद गुजरात के अंदर यूसीसी लेकर आती है, उसके बाद अब मध्य प्रदेश का भी नंबर लगने जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बीजेपी के लोग जानबूझकर यूसीसी हर उन राज्यों के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं असली मुद्दों पर फंस रही है, करप्शन और इन सारी चीजों पर बुरी तरीके से फंस रही है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री पर ही सवाल उठ गए तो सबको पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे मामले को डाइवर्ट किया जाए, और उसी दिशा में उठाया जा रहा ये कदम है। और बीजेपी बंगाल के अंदर भी यूसीसी लेकर आने जा रही है दोस्तों, और उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है। बिहार के अंदर भी यूसीसी लाने की बातें चल रही है। तो यूसीसी को धीरे धीरे करके बीजेपी ने राज्यों के अंदर अपना एजेंडा बना लिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं दोस्तों तो सब लोग इस पर दावा करने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी का तुक्का लग गया है। यानी कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती है ये केवल तुक्के की वजह से जीती है और भाजपा हारी नहीं है और कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है। इस तरीके के दावे किए जाने लगते हैं दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन पार्टी के कई राज्यों से बेहतर है और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हर 24 घंटे सातों दिन कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम करती रहती है दोस्तों, एक्टिविटी करती रहती है। कासगंज में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मुनेंद्र पाल सिंह राजपूत ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता
क्षमता के साथ ग्राम प्रहलादपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने किसानों और बेरोजगार युवाओं और छात्रों और आम नागरिकों की समस्या सुनी तथा कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीति की जानकारी दी। जनसंपर्क अभियान के दौरान मुनिंद्र पाल सिंह राजपूत ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि किसान बढ़ती कृषि लागत और महंगाई और आवश्यक संसाधनों की कमी से परेशान है और इन्हीं सारे मुद्दों के इर्द-गिर्द कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है, इसलिए आम जनता इनके साथ में खड़ी रहती है। दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछली बार नतीजे आए थे वैसे ही नतीजे 2027 में भी रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने अभियान को तो कमजोर नहीं किया है और एक एक दिन हर कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से आम जनता तक पहुंच रहा है और असली मुद्दे उठा रहा है। दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रियंका गांधी के हिसाब से काम करती है और वो इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि आम जनता तक एकदम कनेक्ट बनता है और इसीलिए बीजेपी के लोग तमाम प्रयास के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हारे थे। दोस्तों, और बीजेपी वालों को खुद भी पता नहीं चला था कि अंदर खाने हो क्या गया। कुछ ऐसा ही 2027 के अंदर भी होने वाला है, क्योंकि सब कुछ पहले की तरह ही जारी है। आप लोग की इस पर क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर आम जनता यूनियन पार्टी यानी AJUP के प्रमुख हुमायूं कबीर रविवार को पुलिस के सामने पेश होते हैं। दोस्तों, उनके खिलाफ सार्वजनिक सभा में कथित भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज करके जांच चल रही है। इस मामले की एक जनसभा में दिए गए कथित भड़काऊ बयान से जुड़ा पूरा मामला है। दोस्तों, फिलहाल पुलिस की पूछताछ या आगे की कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। मामले की जाँच लगातार निरंतर जारी है। इस पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहाँ पर गोदी मीडिया कह रहा था कि आखिर अभिजीत दीप के अनशन पर क्यों नहीं बैठे। संजय सिंह कहते हैं कि जब दीप के अनशन पर बैठ गया तो अब ये लोग मेलोडी चॉकलेट पर कई घंटे तक बहस करने वाले गोदी मीडिया के लोग आंदोलन की खबरें दिखाएंगे क्या। यानी अभिजीत दीप को लेकर दावा किया जाता कि वो केवल सोनम वांगचुक को अनशन पर बिठा कर रखे हुए हैं, खुद अनशन नहीं कर रहे हैं और केवल यही बात चल रही थी कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, सोनम वांगचुक का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब जब सोनम वांगचुक के इस्तेमाल को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे तो फिर सोनम वांगचुक को पहले दिल्ली पुलिस ने उठा लिया, तो उसके बाद अब अभिजीत दीप के मैदान में उतरे हैं और वो अनशन कर रहे हैं, लेकिन उस पर अब कोई मीडिया का ध्यान नहीं है। तो इससे पता चलता है कि मीडिया का काम केवल आंदोलन को पूरी तरीके से बदनाम करने का है दोस्तों, और इसीलिए ये लोग दिन रात काम करते रहते हैं और इसलिए संजय सिंह का पारा भी चढ़ा है। आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी पंचकुला के अंदर संवाद और संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र और पंचकुला से कांग्रेस पार्टी के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष संजय चौहान जैसे लोग मौजूद रहे। दोस्तों, सबने आगामी संगठन के बूथ स्तर पर बूथ मजबूत के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की है और रूपरेखा तैयार की गई है। एक एक नेताओं से कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मुलाकात कर रहे हैं। संजय दत्त जो अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं दोस्तों, और उन सबसे अकेले में बातचीत की जा रही है ताकि सबसे फीडबैक लिया जाए, जाने की आखिर कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का संगठन कहां है और कहां तक इसे लेकर जाना है। पिछली बार भी पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी हरियाणा इकाई के पक्ष में था, लेकिन बाद में जिस तरीके से संगठन कांग्रेस पार्टी का कमजोर पड़ गया और जिस तरीके से परसेप्शन की लड़ाई हो गई और कुछ लोगों ने इधर से उधर पलटी मार दी, जिस कारण से पार्टी को नुकसान हो गया, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों पर संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं नए तरीके से पूरा समीकरण गढ़ना चाहती है पंजाब और हरियाणा के अंदर भी। तो कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी की तैयारी हरियाणा को लेकर अब नए तरीके की होने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि लगातार अगर 2 चुनाव में जीत नहीं मिली तो फिर अब टाइम आ चुका है बदलाव का और कांग्रेस पार्टी संगठन के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वाला राज्य माना जाता रहा था दोस्तों, लेकिन अचानक से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता की विषय है और इसीलिए प्रभारी संजय दत्त को मैदान में उतारा गया है, जो कहीं ना कहीं कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ इसे निकल कर आएगा इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू एक बार फिर से झारखंड पहुंच रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच फिर से 4 दिनों तक SIR की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शरीक हुए और राजू इसके लिए प्रमंडल, जिला और प्रखंड स्तर पर नियमित बैठक कर चुके हैं। इसके बावजूद कार्यकर्ता की फौज उतारने में कांग्रेस असफल रही। सर्वाधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने उतार लिए हैं और दूसरे नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। कांग्रेस पार्टी की बैठकों में BLA की उपस्थिति 60 से 70% के आसपास है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। पिछले दौरे में प्रदेश के प्रभारी की नाराजगी के पीछे कहीं ना कहीं यही बातें थी। झारखंड में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले वर्षों में सर्वश्रेष्ठ रहा है। फिलहाल राज्य के अंदर पार्टी के पास 17 विधायक है, लेकिन क्योंकि राज्य के अंदर SIR हो रही है और SIR बड़े स्तर पर हो रहा है, तो ये सुनिश्चित करना कि कार्यकर्ताओं के नाम ना कटे, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम ना कटे, ये काम जिम्मेदारी राज्य के नेताओं की होती है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं BLA इस पूरे मामले पर कन्नी काट रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान में नाराजगी। अब इस मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि झारखंड में SIR करा के कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे समीकरण को बदलने की कोशिश की जा रही है, जैसा बिहार के अंदर हुआ दोस्तों। साथ
जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, आंदोलन चल रहा है, वो प्रोटेस्ट इस कदर है कि यहाँ पर गोदी मीडिया वालों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा, जो अच्छी बात है। और एक व्यक्ति गोदी मीडिया से पकड़ा गया तो लोगों ने उसका जोरदार तरीके से विरोध किया और कहा कि आपको जंतर मंतर कवर नहीं करने देंगे। इसके बाद पत्रकार सोहित मिश्रा कहते हैं कि डियर अर्णव, रूबिका, अंजना, अमीश, बाकी गोदी मीडिया संस्थापक, यह सब तुम लोगों के चापलूसी का नतीजा है, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे परिवार वालों को आगे जाकर ये बात छुपानी पड़ेगी कि वो किसके रिश्तेदार है। यानी जिस तरीके से आम जनता के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है, खासकर न्यूज एंकरों को लेकर, तो वो सबके सामने आने वाले दिनों के अंदर अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे। और सोहित मिश्रा बिल्कुल यही बात बोल रहे हैं, जैसा जंतर मंतर पर कुछ लोगों के साथ हुआ है, जो लोग गोदी मीडिया के जो टैग ले लेकर घूम रहे थे, उन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा। वो आने वाले दिनों के अंदर कई और लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रवीश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सोनम वांगचुक जब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब तक दावा किया जा रहा था कि चाइना का हाथ है इस प्रोटेस्ट में और सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है। इस पर अब रवीश कुमार ने एक वीडियो शेयर किया दोस्तों, और ये वीडियो है फॉक्स न्यूज का, अमेरिका का, जहां पर दावा किया जाता है कि चाइना और रसिया ईरान को मदद कर रहा है, जिस कारण से ईरान अमेरिका के ऊपर हमला कर रहा है। यानी ट्रंप के बचाव में अमेरिका का न्यूज चैनल ये दावा करता है कि रूस और चाइना की वजह से ईरान मजबूत है। लगभग उसी तरीके की बात है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें चाइना का हाथ है। रवीश कुमार कहते हैं कि गोदी मीडिया भी जंतर मंतर पर चल रहे अनशन के पीछे चीन का रोल बता रहा है। आप भी चीन का रोल बता रहे हो, आपका कोई रोल नहीं है क्या? ये समझ गया, थैंक्स। यानी अमेरिका के अंदर भी बोला जा रहा है, ट्रंप अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो भी कहता है कि चीन ईरान को मजबूत कर रहा है, इसीलिए अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा है, अमेरिकन सेना के लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं चीन का नाम लेकर आम जनता को बेवकूफ ही बनाया जा रहा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? साथ साथ दोस्तों, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राहुल गांधी पहली बार इस पर बयान देते हुए नजर आए। जो अपडेट है वो ये कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए पूरे मामले पर सही से जांच पड़ताल करने की मांग की है दोस्तों। राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कदम उठाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए। संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला बनने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे ईमानदार बता रही थी दोस्तों, और दुनिया की सारी पार्टियों पर, यानी जितनी भी पार्टियां हैं भारत के अंदर, सब पर छापे पड़वा दिए गए। बीजेपी वाले अपने आप को साफ सुथरा बताते थे दोस्तों, लेकिन इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस में जो लोग जेल काट कर आए हैं वो भी बीजेपी में है, और जिन पर भाजपा ने आरोप लगाए दोस्तों, सबूत दिए, वो भी बीजेपी में है। और अब राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उस छवि को पूरी तरीके से देश के सामने छिन्न भिन्न करता है, जिसमें दावा किया जाता है कि बीजेपी के लोग करप्शन नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते। हकीकत यह है दोस्तों की नरेंद्र मोदी के शासन काल में देश के अंदर इतने बड़े बड़े लेवल के घोटाले हुए हैं, खासकर जिसे लेकर सीएजी की रिपोर्ट में बातें आती है दोस्तों, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर सही से जांच कराई जाए सीएजी की रिपोर्ट पर, तो अनियमितताएं खुलकर सामने आएंगी। लेकिन सवाल वही है कि जब अनियमितता बताई जाती है, गड़बड़ी बताई जा रही है, तो मामले को बाद में दबा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं बाद में उस चीज का कहीं कोई औचित्य नहीं रहता। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पिछले बार का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, बिहार का 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक बात बोलते थे। वो कहते थे कि जनता ने अगर मन बना लिया तो कोई भी ईवीएम की सेटिंग से चुनाव नहीं जीत सकता। उनका यह दावा था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ईवीएम से जुड़े शुचिता को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे दोस्तों, और मांग कर रहे थे कि ईवीएम को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो इस तरीके से हो कि आम जनता को पता रहे कि आखिर कैसे वोट डाला जा रहा है और क्या स्थिति है। लेकिन इसके बाद भी प्रशांत किशोर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। लेकिन पिछली बार जब उनको जोरदार तरीके का झटका लगा दोस्तों, उन्होंने कहा कि उन्होंने जमीन पर तो देखा, उनको बहुत समर्थन मिल रहा है, लेकिन ईवीएम में समर्थन नहीं मिला। तो इसके बाद वो कहते हैं कि मैं चौंक गया। और अब जो बड़ी अपडेट आ रही है कि तब विपक्षी पार्टी से कह रहे थे कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ झाला है तो उसका सबूत जाकर दीजिए, लेकिन अब प्रशांत किशोर के बयान में भी बदलाव देखने को मिला दोस्तों। उन्होंने कहा कि खाली वोट देने से काम नहीं होगा, आजकल ईवीएम का भी खेला होता है, वोट बैंक का भी खेला होता है, वोट चोरी होता है, वोट कहीं देते हैं चला कहीं और जाता है। तो मान के चलिए कि 15,000 वोट का खेला करेगा ही करेगा, इसलिए 50,000 का मार्जिन बनाए रखिए ताकि खेला कर सके, तभी हम लोग चुनाव जीत जाए। तो ये बात तो तय है, क्योंकि प्रशासन इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं काम कर रहा है दोस्तों, और प्रशासन किसके अंतर्गत में है ये भी सबको पता है। इसीलिए उपचुनाव जीतना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आम जनता जब एक तरफा समर्थन देती है तब जाकर ही कोई व्यक्ति ऐसे जीता है दोस्तों। अब देखते हैं, उपचुनाव इनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर, और ऐसी सीट से लड़ रहे हैं जहां पर 40 साल से विपक्ष नहीं जीता, बीजेपी की एक तरफा सीट रही है। साथ साथ दोस्तों
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर एक बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने तब उनके साथ कोई विधायक खड़ा नहीं था। उस समय सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दावेदार थे और नवजोत सिंह सिद्धू भी दावेदार थे। मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अंतिम फैसला तो राहुल गांधी ने चन्नी जी के समर्थन में लिया। राजा वड़िंग ने कहा कि अगर भविष्य में राहुल गांधी दोबारा चरणजीत सिंह चन्नी या प्रताप सिंह बाजवा को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी अगर मना कर दे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत काम दिया हुआ है और मैं सारे काम सही से कर रहा हूं। उन्होंने सिर्फ संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि 2005 में वह एक सांसद के किराए के मकान की बरसाती में रहा करते थे। वहां पहले उस सांसद का सर्वेंट रहता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने उन्हें जीवन में बहुत कुछ दिया है, इसलिए पार्टी का फैसला हमेशा सर्वोपरि रहेगा। पार्टी जो तय कर देगी मैं उसके साथ खड़ा हूं। यानी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बता रहे हैं कि कैसे एक कार्यकर्ता को बर्ताव करना चाहिए। अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी वापस ले ले तो आराम से दे दो, कोई जिम्मेदारी दे तो एकदम शिद्दत से निभाना चाहिए। तो ये सब कुछ चलता रहता है। साथ साथ दोस्तों, अब एक और अपडेट चल रही है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर से संसद तक मार्च करेंगे। दोस्तों, संसद के मार्च की तैयारी तो हो रखी है और पुलिस के द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, तो संसद का मार्च तो होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि किसी राजनेता से मुलाकात करने के बाद वो अपना अनशन तोड़ सकते हैं, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सवाल तो खड़ा होता है कि क्या वो मांग सही है या नहीं है। क्योंकि क्या सोनम वांगचुक इस बात से तैयार है कि वो किसी नेता से मिले और वो नेता आश्वासन देते और वो अनशन तोड़ दे? अगर ऐसा होता तो फिर तो कई बार बीजेपी के लोग कितने लोगों से मिलते हैं, तो क्या ये जो अनशन, जो विरोध प्रदर्शन है, वो जो असली मांग है उसे विभाजित होने के लिए तैयार है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? लिखकर जुदा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।